नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए और उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। देश और दुनिया में उसकी शाखाएं हैं, ताकत बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, सरकारों में, विश्वविद्यालयों में और तमाम जगहों पर शाखा के स्वयंसेवक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। लेकिन शाखा और संघ की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? संघ की सबसे बड़ी ताकत है शाखा। और शाखा भी एक ऐसी चीज है जिसमें जाना, आना, निकलना, रहना सबसे आसान काम है। जब आप शाखा में चले गए तो कोई आपसे पूछता नहीं। वहां पर सीखिए, करिए, जो उनके काम है उसको करते रहिए। और अक्सर कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करता, स्वयं सेवक करता है। और स्वयं सेवक क्या करता है? जो शाखा में सिखाया जाता है। तो शाखा जो उसका मूल आधार है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या शाखा से संघ का रिश्ता क्या है। शाखा के बढ़ने से संघ बढ़ता है, संघ के बढ़ने से शाखा बढ़ रही है। इन सब बातों पर, और संघ का जो असली प्रवक्ता है वो शाखा का स्वयंसेवक है। और वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि एक बार स्वयंसेवक तो आजीवन स्वयंसेवक। संघ को 100 साल पूरे होने पर संघ को 60 साल से ज्यादा वक्त तक जीने वाले, उसको गहराई से समझने वाले, उसमें काम करने वाले, उसके विचार के साथ चलने वाले दिलीप देवधर साहब हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने लगातार बात की है स्वयं सेवकों के बारे में, संघ के बारे में और सरसंघ चालकों के बारे में। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दिलीप देवधर साहब के पास होती है, जिसे चैलेंज करना मुश्किल काम है। और यदि शाहरुख खान के शब्दों में कहूं तो नामुमकिन है उनकी मुश्किल गलती पकड़ना। तो देवधर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया के लोग आपके माध्यम से संघ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग भी इस पर जान रहे हैं। आज हम लोगों ने अभी तक सरसंघ चालकों के बारे में बहुत विस्तार से बात की। सरसंघ चालक अभी तक 6 हुए हैं, 7 हुए हैं, परांजपे साहब को भी जोड़ लें। लेकिन संघ में जो है 6 ही लोगों की बात होती है। लेकिन जो शाखा का विस्तार है 1925 से 2025 तक, वो किस तरह से हुआ है, किन लोगों ने इस विस्तार में और इस विचार पर कैसे काम किया गया? आपका आज जो आपने पॉइंट चुना है बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ परिवार का आत्मा संघ है और संघ का आत्मा शाखा में है। तो शाखा यही संघ का पावर हाउस है, यही संघ का शक्ति केंद्र है। तो 100 साल में ये शाखा का विस्तार कैसा हुआ, इस पर आज हम ध्यान देंगे। जी। और 1950 से लेके 2025 तक जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है संघ की, यानी लोगों के लिए एनुअल जनरल मीटिंग, यस, तो एजीएम। उसमें एजीएम में ये फिगर दिए जाते हैं शाखांक के। तो ये 4 टाइप के फिगर दिए जाते हैं। एक यानी डेली शाखा, दैनंदिन शाखा जो मेन है। दूसरा वीकली शाखा, यानी वीकली शाखा पहले शुरू होती है, फिर उसको शक्ति मिलने के बाद में वो दैनंदिन होती है। फिर मंथली शाखा, यानी मंथली शाखा का भी प्रयास होता है। जी। और मंथली शाखा की वीकली और वीकली की डेली ये क्रम है। जी। और नंबर ऑफ प्लेसेस, ये भी एक चौथा फिगर होता है। जैसे नागपुर के बारे में हम बात करें तो नागपुर जो शहर है, तो नागपुर में संघ के दृष्टि से 40 नगर है। तो 40 नगर होने की वजह से नागपुर की जो डेली शाखा का फिगर है वो करीबन 325 का है। तो मैं जो डेली शाखा का फिगर अभी बतलाऊंगा वो नागपुर सिटी की जो 425 शाखा है, वो 425 शाखा ही इसमें पकड़ी जाएगी। जी। यानी कुछ भारत में कुछ नगरों में मोर देन 1 शाखा हो सकती है। तो एखादे गांव में 3 शाखा है तो डेली शाखा का 3 का मतलब 3 ही रहेगा, जी। किंतु नंबर ऑफ प्लेसेस कम होंगे। यानी क्योंकि काफी गांवों में, शहरों में, इलाके में मोर देन 1 शाखा होती है। तो यह पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। अब
1925 को आरएसएस शुरू हुआ, किंतु आरएसएस नाम नहीं था। 1926 को पहले ही शाखा शुरू हुई, मोहितेवाड़ा, जहां पे आज का शाखा संघ का जी, मुख्य केंद्रीय कार्यालय है, तो वहां जहां पहली आजकल शाखा। हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर है संघ का। हाँ, ये वहां 1926 को पहली शाखा शुरू हुई। और जो विजयादशमी 1925 को 18 लोगों की मीटिंग हुई थी, 18 में मैं डॉक्टर हेडगेवार जी को पकड़ रहा हूं, उसमें हेडगेवार जी के अलावा 17 लोग थे, किंतु वो शाखा नहीं थी, वो एक फर्स्ट मीटिंग था। हमने कार्य शुरू करवा चाहिए, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग था। तो पहली शाखा शुरू हुई 1926 को। तो काफी लोगों ने मुझे पूछा कि वो जो 18 लोग थे उसमें आप 18 लोगों के नाम तो बतलाते, किंतु देवव्रत जी का नाम क्यों नहीं बतलाते। और ये संघ के काफी लोगों ने भी मुझे पूछा। मैंने उनको एक पॉइंट ध्यान में लाके दिया कि इन द ईयर 1925 बाला साहब देवव्रत जी का एज 10 साल का था। 10 तो साल 10 का। साल के बालक को डॉक्टर हेडगेवार उस मीटिंग में बुलाएंगे, आपने सोचा कैसा। तो बाला साहब देवरस 10 साल के थे करके 1925 के मीटिंग में नहीं थे। किंतु एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, गुरुजी 1926 भी में नहीं जो थे? उसमें 17 में गुरुजी भी नहीं थे। और जी। जब ये 1926 को पहली शाखा शुरू हुई, तो इसकी जी, स्पेशलिटी एक है, सुनाइए। इसमें बाला साहब देवरस बाल स्वयंसेवक इस नाते, उस समय उनका एज 11 था, और लव कुश नाम से बालक लोगों का पथक किया गया था। तो बाला साहब देवरस एट द एज ऑफ 11 संघ के पहले शाखा में थे। शामिल थे। और बाद में वही सरसंघ चालक बनते हैं। तो 1925 में नहीं, किंतु 1926 में एट द एज ऑफ 11 बाला साहब थे। यह पॉइंट हमने दिमाग में रखना चाहिए। अब 1926 में पहली शाखा शुरू हुई। फिर एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, 1930 तक ये एक शाखा की संख्या बढ़ते बढ़ते 16 शाखा हो गई। और जब जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर हेडगेवार जी सरसंघ चालक पद का राजीनामा देके जब जंगल सत्याग्रह में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गए, और करीबन 10 महीना अकोला जेल में भी थे, उस समय सरसंघ चालक थे डॉक्टर लवा परांजपे। तो जी। करीबन 10 महीने के पीरियड में डॉक्टर परांजपे ने शाखा में कितनी वृद्धि की, यह संघ के स्वयंसेवक लोगों के पास यह डाटा नहीं है करके मैं आज सबको बतलाना चाहता हूं कि डॉक्टर जी जेल में गए तब 16 शाखा थी। जब डॉक्टर जी 10 महीने के बाद जेल से बाहर आए, तो सरसंघ चालक डॉक्टर परांजपे ने फिर से डॉक्टर हेडगेवार जी को सरसंघ चालक नियुक्त किया, और 16 शाखा की संख्या 40 शाखा हो चुकी थी। यानी 16 में मतलब ढाई गुना 250%, बढ़ गई थी। ढाई सौ 250%। किंतु ये भी 10 महीने में, यानी एनुअलाइज ग्रोथ रेट 250 से ज्यादा होगा। ज्यादा हो तो गई। 16 शाखा की 40 शाखा हो गई। अब हम जम मारते हैं 1940 में डॉक्टर जी ने उनके मृत्यु के पश्चात सरसंघ चालक गुरुजी गुरुजी। गोलवलकर जी को नॉमिनेट किया था। उस समय कितनी शाखा थी, तो उस समय दैनंदिन शाखा थी 700। और उस समय गणवेशधारी स्वयंसेवकों की जो संख्या थी, उसकी जो जानकारी पढ़ाई के बाद मुझे प्राप्त है, वो 1 लाख। अब ये 700 शाखा किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, तो डॉक्टर हेडगेवार जी के हीरो थे रामदास स्वामी, जी। स्वामी रामदास, शिवाजी। जो शिवाजी के समकालीन थे। वो जी। शिवाजी के गुरु नहीं थे, समकालीन थे। ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। और संघ की शाखा में प्रार्थना पहला 4 लाइन मराठी में और दूसरी 4 लाइन
हिंदी में थी हिंदी में। और आखिरी में रामदास स्वामी की जय शाखा में बोला जाता था। तो 15 साल शाखा 700 हो गई, किंतु जो रामदास स्वामी के से स्फूर्ति लेके शाखा हुई तो एक फिगर उपलब्ध है। रामदास स्वामी जी ने उस जमाने में कितने मठ स्थापन किए, तो एक फिगर उपलब्ध है 1100 मठ, यानी उस जमाने की रामदास स्वामी जी की शाखा, उन्होंने हाँ, वो 1100 मठ 1100 थी। फॉर्म किए। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने 15 साल में 700 700। शाखाएं फॉर्म की। अब हम फिर से जम मारते, फिर गुरुजी गोलवलकर आ गए। गुरुजी गोलवलकर की नियुक्ति डॉक्टर हेडगेवार जी ने ही की। 33 साल में गुरुजी गोलवलकर ने 700 शाखा का विकास कितना किया, तो फिगर इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 700 शाखा को 7000 शाखा में तब्दील कर वृद्धि दिया। की, किंतु ये 10 टाइम्स वृद्धि 33 साल में, ये ध्यान में 33 रखना साल में चाहिए। हो 33 साल 33 में साल हुई। में हुई। अब उस समय उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी के 1940 में जो उन्होंने जो शब्द दिया था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उस समय तय हुआ था बाला साहब जी देवरस। तो बाला साहब देवरस जी को उन्होंने 7000 शाखा का संघ हैंडओवर किया, ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। और गुरुजी की और एक कर्तृत्व है जो डॉक्टर हेडगेवार जी के जमाने में नहीं था। 1940 से 1950 तक संघ का मतलब शाखा था। संघ परिवार का प्रारंभ 1950 ऑनवर्ड हुआ है, तब तक संघ परिवार नहीं था, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और गुरुजी ने देवरस जी को संघ परिवार और 7000 शाखा वो सौंपी। यह विश्व हैंडओवर किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवरस जी ने संघ क्या किया? परिवार तो बढ़ाया, हमको पता है, यानी देवरस जी के जमाने का जेपी आंदोलन से लेके राम जन्मभूमि आंदोलन, तो 21-22 साल का जो बाला साहब देवरस जी का जो कालखंड है, उस समय परिवार बहुत द्रुत गति से विकसित हुआ। किंतु देवरस जी की स्पेशलिटी है, वो संघ के प्रमुख रहे। उनकी शुरू में जो इच्छा थी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की, यानी वो कि वो गए नहीं, वो फॉरएवर सरसंघ चालक रहे। और उन्होंने परिवार जितना स्ट्रांग किया, उतनी ही जो 7000 शाखा है, तो 7000 शाखा की संख्या देवरस जी के जमाने में कितनी हुई, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। देवरस जी को गुरु जी ने 5445 इतनी शाखाएं हैंडओवर की, यानी हेडगेवार जी की 700 शाखा, हेडगेवार जी की 700 शाखा, गुरु जी ने वृद्धि कितनी की, तो 7000 जो मैंने जब फिगर बतलाया, ये वीकली और मासिक शाखा पकड़ के है। दोनों मिलाकर। हाँ, किंतु दैनंदिन शाखा का फिगर है 5445, 5000 5445। तो 1974 में जो शाखा का फिगर है वो करीबन 5500 का है। अब देवरस जी ने 22 साल में परिवार तो बहुत स्ट्रांग किया, किंतु देवरस जी का 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने जब 1994 को रज्जू भैया को आरएसएस हैंडओवर किया सरसंघ चालक पद देते हुए, तो इन द ईयर 1994 शाखा की संख्या कितनी थी, तो इसका जवाब है 30,733। यानी बाला साहब जी ने 5,500 की शाखा 6 गुना कर दी। 30,733 तक 21-22 साल में वृद्धि की। तो बाला साहब जी के जमाने में शाखा की भी वृद्धि हुई, शाखा भी और परिवार पावरफुल की। हुई, और इसके साथ में परिवार भी सुपर पावरफुल हुआ, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, जो लास्ट टाइम हम बातचीत कर चुके, कि संघ की उस समय की जो हाई कमांड थी,
उनकी अपेक्षा थी बाला साहब जी देवरस महाराष्ट्र के जो परंपरा है, हेडगेवार जी, परांजपे जी, गोलवलकर जी, देवरस जी, वो परंपरा को सामने ले जाएंगे और मोरोपंत पिंगले जी को संघ चालक पद देंगे। किंतु बाला साहब जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रज्जू भैया को रज्जू सरसंघ भैया, चालक पद दिया। अब रज्जू भैया, एक पॉइंट ध्यान में रखो, उस समय भी रज्जू भैया सरसंघ चालक बनने के लिए तैयार नहीं थे। रज्जू भैया ने जवाब दिया था, बाला साहब जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो संघ के इंटरेस्ट में आप मुझे सरसंघ चालक पद मत दीजिए। किंतु बाला साहब देवरस जी ने उनको ऑनर नहीं किया, उनको माना नहीं। उसके पहले की एक घटना आपको बतला रहा हूं। बाला साहब जी के सरकारेवा थे रज्जू भैया, किंतु रज्जू भैया ने बाला साहब जी की अवज्ञा करते हुए सरकारेवा पद शेषाद्री जी को दिया और रज्जू भैया शेषाद्री जी के डेप्यूटी बन गए। डेप्यूटी बन गए, यह सह सरकारेवा हो गए। सह सरकार्या बन गए। ये उस समय संघ में वेलकम नहीं हुआ, किंतु इसमें रज्जू भैया और संघ की ताकत दिखती है कि ये जो जिंदगी संघ को देते हैं वो पद के पीछे नहीं होते, वो संस्था के हित के बारे में कैसा सोचते। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्रियन परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, मराठी परंपरा तोड़ते हुए परंपरा तोड़ने का काम भी यह संघ ने ही किया और रज्जू भैया जी को सरसंघ चालक किया गया। रज्जू भैया 1994 में जब सरसंघ चालक हुए, उस समय संघ की शाखा थी 30,733। अब जब रज्जू भैया ने ईस्वी सन 2000 को सुदर्शन जी को सरसंघ चालक नियुक्त किया, तब ये 30,733 शाखा, एक दुर्दैव से बोलना पड़ेगा, इसमें वृद्धि नहीं हुई, इसमें संख्या कम हुई। 30,733 शाखा कम होके 30,053 शाखा हुई। यानी रज्जू भैया के जमाने में परिवार शाखाएं कम सत्ता हो में गई। आ गया, परिवार सत्ता में आ गया, वाजपेयी जी पंतप्रधान सरकार बन गए, किंतु परिवार में ईगो क्लैश भी शुरू हुआ और संघ शाखा का विकास क्रम वो टूट गया। पीरियड में, यानी 94 टू 2000, 6 साल में वो विकास नहीं हुआ और शाखा की संख्या कम हुई। यह सत्य हमने संघ का विश्लेषण करते हुए समझ लेना चाहिए। अब जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 2009 को सुदर्शन जी सरसंघ चालक 9 साल के लिए बन गए। वो जब सरसंघ चालक बने तो शाखा का फिगर था 30,053 और जब उन्होंने मोहन जी को सरसंघ चालक किया, उस समय 9 साल में 2012 में 2009 में सरसंघ चालक किया मोहन जी को, तो 9 साल में इन्होंने वृद्धि कितनी की? तो फिर से दुर्भाग्य का क्षण है, यह वृद्धि 30,053 से लेके 30,606, यानी करीबन 550 की बराबर, वृद्धि हुई, कोई वो भी बहुत 9 बड़ी बात। साल में। इसका मतलब बाला साहब देवरस जी के जमाने में जो वृद्धि हुई, गुरुजी के वो नहीं, जमाने में जो वृद्धि हुई, परांजपे जी, हेडगेवार की जी के जमाने में, वो वृद्धि रज्जू भैया सरसंघ चालक और सुदर्शन जी सरसंघ चालक, ये इनके नहीं हुई। 15 साल में नहीं हुई। यह रियलिटी हमको समझ लेना चाहिए। अब फिर पॉइंट आता है 2009 को आज के सरसंघ चालक, यानी 7वें सरसंघ चालक, क्योंकि मैं मोहन जी डॉक्टर परांजपे जी को शामिल कर। पकड़ता हूं, शामिल करता हूं, तो मोहन जी के प्रारंभ काल में शाखा की संख्या थी 600। 30,606। अब आज का फिगर कितना है 2025 का? तो 30,000 की संख्या 83,129
इतनी मोहन जी के रिजिम में यानी 2009 से 2025 तक बढ़ गई। इसका मतलब पहले 4 सरसंघ चालक हेडगेवार परांजपे, गुरुजी देवरस और मोहन जी, सब ये 5 समय में संघ के शाखा की वृद्धि हुई है और 20 के 2 सरसंघ चालक उनके नहीं कालखंड हुई। में नहीं हुई। सुदर्शन जी के जमाने में वाजपेयी जी की सत्ता भी हाथ से निकल गई। 2004 में वाजपेयी जी हार गए और सोनिया जी को 10 साल की सत्ता मिल गई। यह सुदर्शन जी के कालखंड में हुआ, यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। और 2014 में मोहन जी के कालखंड में क्या हुआ? सत्ता तो, वापस मिल गई। तो एक की सत्ता गई, यानी सोनिया जी की सत्ता, राहुल जी की सत्ता गई और मोदी जी की सत्ता आ गई। तो मोहन जी के रिजिम में जो सुदर्शन जी और मोहन जी के रिजिम में उलट क्रम हुआ, सत्ता जाना आना, सत्ता आना वो सारा बदल। जाना। किंतु संघ का विश्लेषण कठोरता से अगर करना है तो एक सत्य हमको समझ लेना पड़ेगा। वो सत्य यह है कि सुदर्शन जी के कालखंड में शाखा स्टैग्नेंट थी, परिवार की शक्ति सत्ता के हिसाब से कम हुई, ईगो क्लैश हुआ। किंतु सुदर्शन जी के काल मोहन जी 9 साल सर कार्यवाह थे, यह सत्य हम भूल नहीं सकते। अब इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ यह है कि मोहन जी जब सर कार्यवाह थे 9 साल, तो तो सुदर्शन जी के सरसंघ चालक के टेन्योर में मोहन जी कुछ कर नहीं पाए। कर नहीं यानी पाए। वो 9 साल में सरसंघ चालक एक्स्ट्रा पावरफुल थे और सर्वशक्तिमान थे। सर कार्यवाह कुछ कर नहीं पाए, ये सत्य हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। और 2009 से आज का ये सत्य है, मोहन जी और सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबले, ये दोनों इक्वली पावरफुल है। और संघ की अब 2025 में 83,129 का फिगर है। किंतु एक इंटरेस्टिंग है, जन्म शताब्दी की तैयारी लास्ट 1 ईयर हुई तो 1 साल में शाखा कितनी बढ़ गई, वो भी फिगर मैं आपको देता हूं। 2024 के प्रतिनिधि सभा में डिक्लेयर किया था संघ की दैनंदिन शाखा 73,117 है। इसका मतलब जन्म शताब्दी का जो टेम्पो है, जो साल भर में वो बढ़ा। बढ़ाया गया है, वो टेम्पो में 73,000 की शाखा 80। 83,000 होना, यानी 10,000 शाखा की एक एक साल में साल में वृद्धि हुई है। और आज की जो 83,000 शाखा है दैनंदिन, तो आज का और एक फिगर आपको देता हूं, वीकली और मंथली शाखा पकड़ के आज का फिगर है 1,15,000। तो मतलब कुल मिलाकर 1 लाख को क्रॉस कर लिया है। तो 1,15,000 ये अचीवमेंट है संघ की। और परिवार कितना स्ट्रांग हुआ है, कितना सुपर स्ट्रांग हुआ है, तो मोदी जी के सरकार का ये 12वां साल चालू है। और और 20 राज्यों में सरकारें हैं। और सरकारें दौड़ रही है, बढ़ रही है। और 2047 का विजन सिर्फ संघ का नहीं है, तो सरकार का भी है, समाज का भी है। यह 100 साल के शाखा की वृद्धि की कहानी है, इतिहास है। जी। सर, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से सारी बातों को समझाया, डेवलपमेंट को भी समझाया और उसके मायने क्या वो भी समझाया। लेकिन एक बात समझाइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं संघ में अक्सर कहा जाता है कि संघ का तो कोई रजिस्टर नहीं है। शाखाओं का तो रजिस्टर हो सकता है, स्वयंसेवकों का तो रजिस्टर होता नहीं है, क्योंकि स्वयंसेवकों को रजिस्टर नहीं करता संघ। ऐसा कहा पहला जाता पॉइंट आपका करेक्ट है। पहला पॉइंट यानी आरएसएस 100 साल हो गए, किंतु आरएसएस नाम की रजिस्टर्ड संस्था नहीं दुनिया है। में आज भी नहीं है। और एक एक हास्यास्पद किंतु इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नागपुर में
कुछ संघ विरोधी लोगों ने कोर्ट में जाके लीगल युद्ध खेलते हुए एक आरएसएस नाम पर रजिस्ट्रेशन मिलाया और आरएसएस नाम की एक रजिस्टर्ड बॉडी संघ विरोधी लोगों की बना ली। नागपुर में ही बन चुकी है, किंतु आरएसएस नाम की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यह रियलिटी है। किंतु दूसरी रियलिटी है, स्वयंसेवक का रिकॉर्ड नहीं, उनकी मेंबरशिप नहीं, किंतु हर शाखा में जो गुरु दक्षिणा का जो कलेक्शन होता है उसका बारकाई से हिसाब होता है, उसकी व्यवस्था होती है, उसका एक एक पैसा का हिसाब होता है। ये 100 साल की परंपरा है। संघ की शाखा भी रजिस्टर्ड नहीं है, किंतु संघ की करीबन 100 संस्थाएं हैं स्वयंसेवक निर्मित, वो लाखों लाखों प्रकल्प है, करोड़ों लाखों जो प्रकल्प यानी आज संघ के प्रभाव में मैंने संघ के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करते हुए एक फिगर मिलाने का प्रयत्न किया, जो फिगर किसके पास उपलब्ध नहीं है, मुझे मिलने में यश मिला, वो मैं फिगर बतलाना चाहता हूं। संघ हाई कमांड के लोग आज उनका परसेप्शन है संघ सपोर्टर, संघ सिंपथाइजर भारत में कितने हैं, यानी स्वयंसेवक की संख्या नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, संघ सिंपथाइजर, संघ सपोर्टर कितने हैं, तो संघ के केंद्रीय नेताओं का इनपुट है मेरे पास, करीबन 15 करोड़ है। तो 15 करोड़ 15 करोड़ जिसको संघ सिंपथाइजर, मैं परिवार के सिंपथाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, संघ आरएसएस सिंपथाइजर करीबन 15 करोड़ है। और हर पैसे का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे संघ नेटवर्क का परफेक्ट हिसाब है, किंतु संघ रजिस्टर्ड नहीं, यह रियलिटी हमने ध्यान में रखना चाहिए और ये रियलिटी सबको समझने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई संस्था है, उसको रजिस्टर होने में क्या दुविधा है? मान लो पहले नहीं हुई शुरुआत में, बाद में हो सकती है। दूसरा जो एक आरोप लगता है सर, मैं थोड़ा सा बिटर सवाल समझना चाहता हूँ कि संघ के स्वयं सेवकों के, क्योंकि संस्था ही रजिस्टर नहीं है और वहां पर स्वयं सेवकों का रजिस्टर नहीं है, तो इसमें ये आराम रहता है, ये आरोप है कि जब तक स्वयं सेवक अच्छा काम कर रहा है तो दिलीप देवधर साहब, मोहन भागवत जी, गुरु जी, जो भी लोग रहे हैं, दत्ता जी, वो बता सकते हैं हमारे 15 करोड़ लोग हैं या 1 करोड़ लोग हैं स्वयं सेवक, और किसी दिन स्वयं सेवक ने गड़बड़ कर दी तो आप कहेंगे ये तो हमारा है ही नहीं, हमारे पास रजिस्टर में नहीं है। ये आप जो बोल रहे सच है, और ये सच के पीछे का फिलॉसफी या थ्योरी मैं आपके सामने रखता हूं। जो संघ का प्रारंभ डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया और जो 100 साल जो फिनोमिना, जो फिलॉसफी, जो थ्योरी संघ में एक्सेप्ट हुई करके ही इंप्लीमेंट हुई, नहीं तो ये थ्योरी बदल जाती। वो थ्योरी ये है कि हमको समाज में संस्था का निर्माण नहीं करने का, हमको समाज को संगठित करना है। अब यह कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर डिफिकल्ट है, किंतु ये कंसेप्ट इन्होंने 100 साल में इंप्लीमेंट किए। इनका क्लेम है आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आरएसएस हिंदू समाज का, यानी उनके लिए हिंदू का मतलब भारतीय, इंडियन, यानी 140 146 करोड़ लोग ही होता है, तो 140 करोड़ लोगों का यह संगठन है। और जब 146 करोड़ लोगों का ये संगठन है, तो इसकी मेंबरशिप या ये समाज का संगठन, जब कंसेप्ट आपने फिनोमेना रख दिया, तो समाज का संगठन रजिस्टर हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि समाज की पावर ऑफ अटॉर्नी तो किसको मिलेगी नहीं। तो इनकी फिलॉसफी में हमको जाना चाहिए कि संघ समाज का संगठन है, समाज के अंदर का संगठन नहीं। यह फिलॉसफी 100 साल संघ ने
ग्रो की है, एक्सेप्ट की है, ये मंजूर है करके ही 100 साल ये फिलॉसफी चल रही है। चलती है। तो इसके फायदे भी है, घाटे भी है। फायदा एक है कि संघ एक समाज के अंदर एक संस्था करके खड़ी नहीं है, करके संघ किसका कॉम्पिटिटर नहीं है, किसका एनिमी नहीं है, किसका कुछ भी नहीं होता। यानी संघ वर्चुअल है। जैसा संघ का जो कंसेप्ट है कि हेडगेवार जी, गोलवलकर जी या सरसंघ चालक संघ के गुरु नहीं है, भगवा ध्वज हमारा गुरु है, इसको मॉडर्न भाषा में इनटेंजिबल वैल्यू सिस्टम बोलेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। और ये जो जी, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ये जैसा आत्मा, यह फिनोमेना है। आप अनुमान से उसको समझ सकते, किंतु उसका अस्तित्व दिखा नहीं सकते। तो हिंदू वे ऑफ थिंकिंग में ये जो एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है, यह अप्रोच संघ की शक्ति भी है और संघ की मर्यादा भी है। यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। जी। आखिरी सवाल, वैसे तो सर अब तो आपने कहा कि संघ समाज है और समाज के अंदर का संघ नहीं, अब तो ये सरकार एनआरसी भी करवा रही है, समाज का भी गिनती कर रही है, रजिस्टर कर रही है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ जो वाजपेयी जी से रिलेटेड है। मतलब वाजपेयी जी ने कहा कि एक बार स्वयंसेवक आजीवन स्वयंसेवक। इसको क्या मायने हम समझते हैं? कि क्या आप इसका एक बार घुस गए तो आप कभी निकल नहीं सकते इस विचारधारा से? इसका क्या मायने मतलब क्या है यही, इसका? इसका मतलब ये है कि ये मेंटल प्रोग्रामिंग है, ये माइंड डिसिप्लिन है, यह एक व्रत है। ये व्रत अगर मैंने ले लिया और मैंने वो व्रत की कसम खाई, तो मैं किसको भी लॉयल नहीं हूं, अकाउंटेबल नहीं हूं। मैं मेरे को लॉयल हूं, यह संघ की कंसेप्ट है। यानी मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया तो लोगों के लिए नहीं, लोगों के सर्टिफिकेट के लिए नहीं, लोग क्या बोलते हैं इसके लिए नहीं, तो आई एम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। तो वाजपेयी जी का या जो संघ में जो बातचीत होती है कि मैं आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ, यह संघ की शक्ति है। और यह शक्ति इसीलिए दुनिया में संघ जो समझने में गूढ़ लगता है, वो यही पॉइंट में कि ये मेंटल डायमेंशन है, मेंटल डिसिप्लिन है। यानी जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भाषा में आपको हार्डवेयर तो दिखता है, दिखता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। दिखता नहीं। किंतु अब आपने इतना आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो संघ की शक्ति एक छोटे से कहानी में आपके इस टाइप के हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आज मैं आपको बतलाना, आपके सामने आपके दर्शकों को बतलाना पसंद करूंगा। और मैं जो एक स्टोरी कम फिनोमिना डिकोड कर रहा हूं, ये आज तक संघ सृष्टि में भी किसने भी डिकोड नहीं किया हुआ है। जो फिनोमिना आज ये कार्यक्रम का सिक्सर करके मैं एट द एंड डिकोड करना चाहता हूं। एक कहानी सबको पता है। एक राजा ने ऑर्डर निकाली कि बड़ा हंडा रखा जाएगा, सबने, पूरे नागरिक लोगों ने दूध एक एक डालना है। लोटा दूध लाके डालना है। तो वो कहानी सबको पता है। आखिरी में हुआ क्या, वो हंडे में दूध नहीं आया, पूरा हंडा पानी से भर गया। और हर व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग दूध डालेंगे तो मेरा एक लोटा पानी से क्या फर्क पड़ेगा। तो राजा न्याय होने के बाद में वो हंडा पानी से भर गया। अब ये कहानी अगर आपको संघ को डिकोड करना है, तो मैं ये कहानी, अगर सरसंघ चालक ऑर्डर निकालेंगे कि एक हम हंडा रख रहे और और उसमें दूध हर डाल। संघ के स्वयंसेवक ने एक लोटा दूध इसमें जमा करना चाहिए। तो राजा के कहानी में पानी से हंडा भर गया, संघ के हंडे कहानी में में क्या दूध। होगा, मैं उसका उदाहरण देता हूं। जो गृहस्थी स्वयंसेवक है, वो सोचेगा कि मैं गृहस्थी हूं, मैं कमाता हूं, समाज को देना, राष्ट्र को देना, हिंदू धर्म को काम है। देना मेरी ड्यूटी है। और संघ
मेरा है संघ, यानी आई एम आरएसएस। तो एक गृहस्थी स्वयंसेवक क्या करेगा कि काफी लोग आर्थिक परिस्थिति की वजह से बेचारे दूध नहीं डाल पाएंगे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं खवा डाल देता हूं। यानी वो खवा अगर किसने कुछ डाला भी नहीं तो डेंसिटी बढ़ा देगा। तो गृहस्थी स्वयंसेवक हांडे में खवा जमा करता है। फिर जो गरीब स्वयंसेवक है वो तो बोलता है कि मेरे को तो तन मन धन से संघ का कार्य करने की मैंने कसम खाई है, किंतु आज मैं पूरा लोटे भर दूध तो नहीं दे सकता, किंतु मैं समाज में जाके लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक चम्मच दूध मुझे दो, और मैं एक लोटा दूध जमा करके हांडे में डाल के आऊंगा। तो जो गरीब स्वयंसेवक है जिसके पास एक लोटा दूध भी नहीं है, वो समाज से दूध जमा करके हांडे में डालेगा। फिर जो संघ अधिकारी है वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि स्वयंसेवक तो स्वयंसेवक होता है, मैं संघ अधिकारी हूं, मैं संघ चालक हूं, मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी यानी संस्कार है, आपकी उसकी नहीं, मेरी जिम्मेदारी। तो वो क्या करेगा, वो तो रईस नहीं है, गरीब है किंतु संघ अधिकारी है, तो वो कलाकंद या बासुंदी लोटे में लेके डालेगा, और वो ये सोचेगा कि जो प्रचारक है 3,500 की संस्था है, उन्होंने संघ को जिंदगी दी हुई है, वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो एक चम्मच भी दूध नहीं डाल सकते, तो उनकी ओर से भी मैं भांडे में यानी कलाकंद, बर्फी, खवा डालूंगा। और प्रचारक वो बोलता है कि जिम्मेदारी तो मेरी है। अब सरसंघ चालक प्रचारक करके है, मैं उनको संघ चालक की लिस्ट में, अधिकारी की लिस्ट में नहीं पकड़ रहा हूं। प्रचारक सोचता है जिम्मेदारी तो हमारी है, अगर स्वयंसेवक जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, संघ चालक अधिकारी निभा नहीं पाए, तो मेरे को तो निभाना ही है। तो वो दिन भर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा और लोगों को मोटिवेट करते हुए वो एक लोटी नहीं, वो एक हांडा दूध समाज की मदद से लेके आएगा। और फिर आपके दिमाग में आएगा कि मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी क्या करेंगे। तो इसका सिंपल जवाब है, नरेंद्र मोदी सोचेंगे कि 2047 तक एक समृद्ध भारत निर्माण करना मेरी जिम्मेदारी है। आज हांडे में क्या होगा ये तो ऑथेंटिक रिपोर्ट मुझे बाद में चलेगा, किंतु 2047 मेरी जिम्मेदारी है, सरकार मेरी जिम्मेदारी है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट से, सरकारी प्रयत्नों से, मिल्क इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की इतनी नए नए ढंग से प्लानिंग होगा कि भारत में दूध की 2047 में नदियां बहने लगेगी। तो संघ दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालता, मेरी जिम्मेदारी समझता है। वो आय से अहम ब्रह्मास्मि की भाषा बोलता है, वो आप करो नहीं बोलता, मैं करूंगा बोलता है। तो संघ की शक्ति यह कहानी में मैंने आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन को बी फिटिंग उदाहरण से मैंने संघ डिकोड करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर कहानी है और इससे बहुत सारे लोगों को संघ समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसी बेहतर कहानी तो शायद किसी ने नहीं सुनाई हो। तो इसके लिए आज तो हम इसको प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी लंबी हुई लेकिन संघ को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, संघ का विस्तार भी समझ में आया होगा। उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देवधर जी की तरह मैं करूंगा कि भी आदत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।